अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज। उम्मीद करती हूं कि सुबह का आगाज़ आपका हसीन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए हम और आप मिलकर करते हैं खूबसूरत सी हसीन सी सुबह का आगाज़ एक साथ। और अल्लाह ताला आपके चेहरों की मुस्कुराहट को हमेशा बरकरार रखे। चेहरे की मुस्कुराहट से ज़्यादा आँखों की चमक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी आंखें कहते हैं कि बहुत कुछ कह रही होती हैं। जब आपकी आंखें चमकती हैं, आपकी आंखों में सुकून होता है तो एक इत्मीनान आता है। आपको देख के पता चलता है कि आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन है। और ये सेटिस्फेक्शन कब आती है? जब आप अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम उसको बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब हमारे अंदर का जितना भी गुबार है, जितने भी तकलीफ है, जितना भी दुख है, वो कोई हमारा सुने। तो कोई क्यों सुने? आप रब की ज़ात के साथ रुजू करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, आप बहुत लाइटर फील करते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि आपके चेहरे की, आपकी आंखों की जो चमक है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। और वो ज़ात ऐसी है कि जिसके साथ जब रिश्ता जुड़ जाता है तो वहां पर उसे खोने का, टूटने का अंदेशा नहीं रहता है। तो अल्लाह के साथ हमेशा से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें और उसी ताल्लुक को अपने प्यारों के साथ भी मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई है। हम दूसरों के साथ गिले शिकवे तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई चीज इनिशिएट नहीं की जा रही तो क्यों ना हम अपनी तरफ से वो छोटी सी कोशिश करें, ताकि हमारी जिंदगियों को और भी ज्यादा हम हसीन और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकें। इसी अच्छी दुआ और बात के साथ आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल पर नजर डालें तो कम से कम दर्जा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें बादल भी दिखाई देंगे, पूरे दिन में सूरज भी दिखाई देगा। सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून का मौसम है, कब बिन बुलाए बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी बरस आती है, क्योंकि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस को तो अक्सर बारिश ने गलत साबित किया है। लेकिन दुआ गो है कि जब भी बारिशें आए, जब भी मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, उससे किसी का कोई भी नुकसान नहीं हो। आपके लिए वो बारिश हमेशा रहमत बनकर बरसे, कभी भी किसी के लिए जहमत नहीं बने। और जब भी बारिश का मौसम आता है तो उसमें बड़ा ही मजेदार सा एक माहौल बन जाता है। आप अपने प्यारों के साथ बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी की शिद्दत होती है तो कोशिश क्या करें कि घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। जहां पे भी आप इंडोर आपकी एक्टिविटीज हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, चाहे आप अपने घर पे हैं या किसी भी जगह पर हैं, तो खुली और हवादार जगहों पर बैठें ताकि हब्स का एहसास कम हो सके। हब्स की वजह से अक्सर ऐसा लगता है कि आपका दिल बंद होने लग गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत आपको नासाज महसूस होती है। तो कोशिश क्या करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपने चेहरे को और अपने सर को भी जरूर ढांपें ताकि आप गर्मी की शिद्दत से खुद को भी बचा सकें। और बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ों को और बच्चों का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से बच्चों की तरह ही बड़े हो जाते हैं। जब हमारे पेरेंट्स जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। बच्चों की खुशियों में हमेशा वालिदैन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर बच्चे भी वालिदैन की खुशियों को उसी तरह से सेलिब्रेट करें तो ये बड़ा एक खूबसूरत एहसास होता है। और हम भी कोशिश हमारी भी यही होती है कि हम भी आपकी हर खुशी को सेलिब्रेट करें, आपकी ज़िंदगी के हर मौके को और हर दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बना दें। आपकी सालगिरह हो और हम आपको विश ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है जनाब। आज हमारे साथ 2 बर्थडेज हैं और हम उन दोनों को विश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। हमारे साथ पहली बर्थडे है जी मरवा की। मरवा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे और आप बहुत खुश रहें। आपके आज के दिन को और भी ज्यादा आपके अपने, आपके प्यारे और हम भी खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो मुस्कुराहट और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है जब उनके वालिदैन उनके लिए कुछ भी ज्यादा एफर्ट करते हैं। बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत होती है, छोटी छोटी चीजों से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि मरवा के चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बरकरार है। हमारे साथ दूसरी बर्थडे है जी इरहा फातिमा की। इरहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारी आसानियां पैदा करें, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, बहुत कामयाबियां समेटें। और आपकी बर्थडे के हवाले से भी हमारे पास वीडियो है, चलिए देखिए। रिटर्न्स ऑफ द डे दोनों बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब बहुत नेक करे और आपको आपके वालिदैन के लिए इज्जत का, सुख का, तकरीम का बायस बनाए और हमेशा आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से एक्सेल करें। क्योंकि बच्चों के जब भी फ्यूचर की बात आती है तो उसको लेके पेरेंट्स हमेशा से परेशान रहते हैं और बच्चा सबसे पहले अपने घर
घर से सीखता है चीज़ें, घर से जब पहला कदम बाहर निकालता है तो वो स्कूल जाने के लिए होता है। उसके घर के बाद जो पहली दरसगाह होती है वो स्कूल होती है। स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो वालिदैन बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा बच्चे अब नई नई चीज़ें सीखेंगे, उनका थोड़ा सोशल सर्कल भी बिल्डअप होगा, बच्चों के दोस्त बनेंगे। तो ये बड़ी एक मज़ेदार सी एक्टिविटी भी होती है पेरेंट्स के लिए। और बहुत सारी ऐसी माएँ जिनके पास पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5-2 माह हो गए हैं कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं और वो अब इंतजार कर रही हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, कब बच्चे वापस जाएंगे और कब चीजें जो है वो बैक टू नॉर्मल होंगी। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म होने को आई, उसके साथ साथ बच्चों ने मजे भी खूब किए, नानी के घर, दादा के घर, सबके घर घूम फिर भी लिया। लेकिन पढ़ाई की या नहीं, और पढ़ाई अगर नहीं की, क्योंकि जैसे ही हमारी समर वेकेशन खत्म होती है उसके बाद हमारे एग्जाम्स का मौसम आता है और एग्जाम्स के मौसम में फिर परफॉर्मेंस बताती है कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपकी जो है वो स्टडी के हवाले से आपकी प्लानिंग रही है पूरी गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे सिर्फ होमवर्क करते हैं और एग्जाम्स की तैयारी को थोड़ा सा भूल जाते हैं। फिर उनको ये होता है कि थोड़ा सा सैर सपाटा किया जाए। तो ये छुट्टियां तो गुजर गई हैं, अब एग्जाम्स के लिए बच्चे कितना प्रिपेयर हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क्या बच्चों के लिए आसानी होगी और बच्चों के लिए स्कूल्स की तरफ से किस तरह का मजीद नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग है, एग्जाम्स कब होंगे और एग्जाम्स की फिर जो टेंशन होगी उससे पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और बच्चा भी परेशान होता है। तो आज हम स्टडी के हवाले से और गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स जहांगीर अशरफ और मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? मैं पहले जहांगीर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपके घर में तो बच्चे हैं, तो बच्चों ने कितना पढ़ा गर्मियों की छुट्टियों में? अच्छा, बच्चों को जो होमवर्क मिलता है ना, छुट्टियों का काम मिलता है, उसमें कुछ चूंकि अभी बच्चे बिल्कुल अर्ली एज में हैं तो अभी 1 क्लास और प्रेप में बच्चे हैं तो उनके लिए एक्टिविटीज साथ होती हैं कुछ। तो पहले थोड़ा बहुत जो लिखने वाला काम है जिसको हम थ्योरी कह देते हैं वो तो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। अब कहते हैं एक्टिविटीज़ करनी, तो एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के हैं बिलखसूस जो इदारे वो बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देते हैं जिसमें कलर करना और उसके अलावा मुख्तलिफ आप ड्राइंग्स बनाना और ना सिर्फ ड्राइंग्स पेंट से बनाना बल्कि मुख्तलिफ चार्ट पेपर कटिंग करके और कुछ और इस तरह से एक्टिविटीज़ करके कुछ फोमिक शीट लेकर कुछ इस तरह से, तो बच्चे काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं। तो गवर्नमेंट में ये कमी है कि गवर्नमेंट अपने बच्चों को इस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं देते। वो सिर्फ थ्योरी और लिखने पे फोकस रखते हैं। तो ये मैंने फ़र्क देखा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के बच्चे जो छुट्टियों में तो वो मजबूरन वो कॉपी पेस्टिंग करते हैं सारा, कि नकल लगा के लिखते रहना। और जिस तरह हमें याद है कि हमें जब छुट्टियों का मिला था ये जी 200 बार लिख लें, 300 बार लिख लें एबीसी, तो उसमें ये अलमिया होता था कि वो गवर्नमेंट स्कूल में छठी से ही एबीसी स्टार्ट करते थे। तो ये रूटीन थी कि हर साल छुट्टियों में उन्होंने छठी के बच्चों को जनाब देनी 200 बार लिख लें एबीसी और इस तरह से, ताकि बच्चों को मेमोराइज हो जाए। तो ये मैंने फ़र्क देखा है प्राइवेट और गवर्नमेंट के करिकुलम में या सिलेबस में, या बच्चों को जो छुट्टियों का काम बिलखसूस दिया जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती। जो प्राइवेट सेक्टर वाले जब बच्चों को छुट्टियों का काम देते हैं वो आधा काम वो पढ़ाई का देते हैं और आधा काम एक्टिविटीज़ का देते हैं, ताकि वो बाद में एक तो बच्चा उसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको एंजॉय करता है। और एक शॉपिंग का बहाना बच्चों को मिल जाता है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए शॉपिंग करनी है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स को भी चाहिए कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाएं, अडॉप्ट करें और बिलखसूस प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को वो लाजमी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, क्योंकि हमारा बच्चा उकता जाता है लिखने से कि बैठ के लिखते रहना। तो जैसे ही उसको एक्टिविटीज़ मिलती हैं, कलरिंग मिलती है, तो वो उसको एंजॉय करता है। तो जैसे कहते हैं ना खेल खेल के साथ पढ़ाई, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है। हम इसको सिर्फ प्राइवेट तक महदूद ना रखें, गवर्नमेंट स्कूल को भी चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ इंगेज करें ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें स्कूल में। तो प्राइवेट सेक्टर में अक्सर देखा गया है कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेते हैं स्कूल जाने में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट भी कलरफुल और एक्टिविटीज़ भी और छुट्टियों के काम में भी एक्टिविटीज़। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि बच्चे फिर छुट्टियों का काम बामरे मजबूरी करते हैं, बर्डन नहीं बनता बच्चों पे ना। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की एक्टिविटी से मरियम ये भी होता है कि आजकल हम जो देखते हैं कि बहुत अर्ली एजेस में बच्चों को ग्लासेस लग जाती हैं कि वो डिजिटल गैजेट्स और गेम्स और ये सब चीज़ें खेल रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन का बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से एक तो बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे, उनकी जहनी नशोनुमा भी अच्छी होगी और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वाकई गवर्नमेंट लेवल पर भी प्लान
प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से फिट भी रह सकें। हाँ बिल्कुल जीनत, आपने सही बात की है कि आजकल वो गैजेट्स में बहुत ज़्यादा मसरूफ है। उनको ये नज़र आता है कि फ़ोन है और हमने इसको यूज़ करना है, मुख्तलिफ गेम्स हैं, वीडियोज़ हैं और दीगर जो वेबसाइट्स हमारी हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके साथ फिर घंटों लगे रहते हैं। इसके अंदर एक तो बात ये भी आ जाती है कि हमारे अपने पेरेंट्स इस चीज़ की गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी अर्ली एज में थे तब फोन्स नहीं थे, बिल्कुल, तब हमें नहीं दिए जाते थे फोन्स। अब जैसे ही बच्चे रोते हैं तो वालिदैन साथ ही उनको फोन ऑन करके, जहांगीर साहब बता सकते हैं कि फोन ऑन करके ये मुझे लगता है जहांगीर कैसे से आप भी यही करते हैं, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, ये मजबूरी भी बन गया अक्सर पेरेंट्स की कि वो किसी ना किसी बहाने लगाने पे उनको, अच्छा बच्चे अब इतना रोना शुरू कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे कि अगर जिद पकड़ ली है ना कि मैं मोबाइल यूज़ करना ही करना है, अच्छा उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, आज के दौर में बच्चों से गैजेट छीनना ये भी ज्यादती है क्योंकि वो अपनी एज के बच्चों से पीछे रह जाएंगे। अब देखें जब वो बच्चे बड़े होंगे, लेकिन उसका बैलेंस इस्तेमाल बहुत ज्यादा, मतलब जहांगीर साहब ने कहा ना कि वो मतलब रोना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो उस दौर में भी बच्चे रोते थे लेकिन वालिदैन या तो उनको मार के चुप करवा देते थे या फिर आप कह लें कि उनको खेलने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। तो ये एक चीज है जो हमें अर्ली एज से शुरू हो जाती है। स्कूल जाने से पहले ही वो बच्चे हमें तो नहीं पता था भाई फोन कौन सी बला है, लेकिन उनको पता होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फोन को अपने, अगर हम बचपन में जाएं तो हमारे साथ वो एक टीवी वाला मामला होता था कि एक टाइम फिक्स होता था कि आपने पढ़ लिया, सब चीजें कर ली, तो अब 1-1.5 घंटा आपने कार्टून्स देखने हैं या कोई भी कॉमिक, आपका जो कार्टून्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो चल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम फोन पे भी बच्चों को लेकर आए तो मेरा ख्याल है कि बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे भी नहीं रहेंगे और एक बैलेंस यूज आ जाएगा। जहांगीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को उनसे छीन लेना भी गलत बात है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने दूसरे बच्चों से कम हो जाएंगे। उनको टाइम देना चाहिए लेकिन इतना नहीं देना चाहिए कि आखिरकार उनके जहन भी थक जाए। मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि जब आप यूं बैठ के फोन को यूज करते हैं तो आपका जो सर का वेट होता है वो उतना ही रहता है, लेकिन जैसे ही सर नीचे जाता है तो सर का जितना, आप कह लें कि अगर वो 28 किलो है, 30 किलो है, तो वो सारा वेट आपके अपने ही सर पे पड़ जाता है, कंधों पे आ जाता है। तो ये इस तरफ गौर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों को बड़ी अर्ली एज में पट्ठों का मसला भी हो जाता है और उनके जितने भी मसल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। तो वाकई इस तरह की एक्टिविटीज को प्लान करें ताकि बच्चे हेल्दी रह सकें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। गर्मियों की छुट्टियों के जो मजे हैं वो तो अब इख्तिताम होने को हैं और उन मज़ों के बाद अब बारी है पढ़ाई की। तो पढ़ाई में बच्चों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग भी चाइल्डहुड से गुजर के हमें पता है कि जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो पढ़ाई बस उतनी होती है कि फटाफट से होमवर्क ख़त्म करो एंड देन उसके बाद आप अपना मज़े से टीवी देखते हो, किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हो, ननियाल में, ददियाल में, कजन्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो ये बड़ी मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ हमारी होती थी। फिर उसके बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म होती थी, एग्जाम्स आते थे, फिर हम रातों को किताबें लेकर बैठते थे और बस पढ़ते चले जाते थे। तो क्या इसी तरह की मुश्किलात अब भी बच्चों को फेस करनी पड़ेंगी कि एग्जाम्स आएंगे जहांगीर और बच्चे जो है वो बस मसरूफ होंगे अपने रिश्तेदारों, नानी दादी के सैर सपाटों के बाद, अब उनको लगेगा कि अब मुश्किल वक्त शुरू हो गया है क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल का टाइम ही मुश्किल है। अच्छा जीनत, हमारे बच्चे या जो भी हो ना, हम एक पैटर्न पे चलते होते हैं, हमारी रूटीन बन चुकी होती है। जब उसमें ब्रेक आती है ना तो एकदम से सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बच्चा रूटीन में स्कूल जा रहा होता है, उसकी टाइमिंग बनी होती है सुबह जल्दी उठने की, और रात को जितनी मर्जी लेट सोए ना, ये मजबूरन जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के दिनों में। छुट्टियों में आके एक ऐसी ब्रेक लगती है कि तकरीबन 2-2.5 माह बच्चे का वो कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो जाता है, सब कुछ शेड्यूल, उसका सोना उठना, उसका पढ़ाई। अब देखिए स्कूल में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा। जब आपको एक सिस्टम में डाल दिया ना कि आपने सुबह 8 बजे जाना है जी और 1-2 बजे तक आपने पढ़ाई करनी है, कुछ बीच में ब्रेक भी मिलेगा, कुछ एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है। छुट्टियों में घर में खुद टीचर भी अपने बच्चों को ये एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम ब्रेक होता है ना कि आप एकदम से उसमें निकल जाते हैं। अब जब वापस बच्चों ने आना है, अब देखिए तकरीबन 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, बल्कि 1 हफ्ता तकरीबन रह गया है। अब 15 से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। ये अभी फेसबुक पे काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि शायद 31 तक मजीद एक्सटेंड हो जाए छुट्टियां, लेकिन वो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। ये हमारे पता नहीं कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो चाहती है कि छुट्टियां रहें स्कूलों में, ठीक है।
तो वो सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन आज की इत्तला तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। और 15 अगस्त से तालीमी इदारे खुल रहे हैं, 14 अगस्त को तालीमी इदारों में सेलिब्रेशन हो रही हैं जश्न आज़ादी की। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ साथ इन दिनों में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बच्चों को वापस उस पैटर्न पे लाएं। हमने तो शुरू कर दिया रात को बच्चों को जल्दी सुलाने का। हाँ, ये तो बहुत आप important बच्चों है। को अभी से एक हफ्ता प्रैक्टिस करवाएं कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठाने की। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो एक हफ्ता उनको रूटीन में आने में लग जाता है। हाँ। तो अब वो एक हफ्ता अगर छुट्टियों से पहले ही कर रहे 2.5 हैं, माह की छुट्टियों के बाद हाँ। बच्चे फिर एक हफ्ता छुट्टियां क्योंकि करके हमारे फिर यहाँ उसके सर बाद कि जी स्कूल आज पहुंचते पहला हैं। दिन है, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हाँ। हाजिरी कम होगी। ये काम नहीं अक्सर बिल्कुल पेरेंट्स खुद ही करना बच्चों को भेजते नहीं है। हाँ। अब 1-2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं और फिर संडे आ जाता है दोबारा से। और क्योंकि अब जुमेरात को बन रहा है ना 15, तो कुछ पेरेंट्स ने कहना जुमेरात जुमा जाएंगे जी, हफ्ता मंडे इतवार को फिर भेजेंगे। छुट्टी आ जानी तो है, चलो मंडे तो हम से ही। मंडे से भेजेंगे। तो ये 4 दिन अगर दोबारा बच्चे के आप और जाया कर देंगे मजीद, तो ये 4 दिन मैं समझता हूँ अभी टाइम है, अभी 4 दिन मजीद प्रैक्टिस करवा लें बच्चों को जल्दी उठाने की, उनको उनका काम जो रह गया होमवर्क वो मुकम्मल करवाने की। क्योंकि हमारे यहाँ ये मैंने तो अपनी लाइफ में भी देखा ना, अपना एक्सपीरियंस भी, कि छुट्टियों में क्या होता है कि पहले एक हफ्ता 10 दिन हम बड़े शौक से रजिस्टर लेके छुट्टियों का काम करने बैठ जाते हैं। जैसे ही 10 दिन गुजरते हैं, हम ये काम पड़ा है और हम ये है, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम सैर सपाटे कर रहे हैं। तो जैसे ही छुट्टियां क्लोज हो रही होती हैं तो तब दोबारा हमें रजिस्टर वो याद आ जाते हैं कहाँ रखा था मैंने। अब उसको मुकम्मल करते हैं। अब पहले 10 दिन पढ़ाई की और आखिरी 10 दिन पढ़ाई की और काम मुकम्मल किया, क्योंकि पता होता था कि टीचर ने मारना है, मार पड़नी है। हाँ। अब वो कल्चर मार तो नहीं वाला रहा, भी मार नहीं, वाला डर इतना रहा ज्यादा। तो। लेकिन पहले माजी में बच्चे मार के डर से काम करते हाँ। थे। लेकिन अब चूंकि एक पता है कि जाते ही एग्जाम हो जाना है, मोस्टली स्कूल्स ने वेरी नेक्स्ट वीक जो है वो एग्जाम रखे होते हैं, ताकि बच्चों को, अगर पेरेंट्स को थोड़ा सा डर रहे। देखिए एग्जाम हमारे यहाँ बगैर किसी एग्जाम के हम नहीं उससे डरते, बच्चे खासकर, कि एग्जाम होंगे तो पढ़ाई करनी है। जैसे हमने अक्सर देखा है कि सारा साल वो आवारागर्दी भी हो रहे, और जब एग्जाम आ रहे होते हैं रातों को जाग जाके पढ़ना, सुबह शाम पढ़ाई करनी। तो रात को जाके ऐसे पढ़ना है जैसे हमने पता नहीं किला पूरी किताब ही पढ़ लेनी है। तो हालांकि अगर हम रूटीन में सारा साल पढ़ाई मुनासिब वक्त में करते रहे तो हमें रातें ना जागनी पड़े। हाँ, और हमें उसको रिपीट करने का टाइम मिल जाए, घर वालों को टेस्ट देने का टाइम मिल जाए। मुझे भी मरियम याद है कि जब हम लोग पढ़ते होते थे तो हमारे पेरेंट्स रात में जरूर 2 घंटे देते होते थे, जो हमने चैप्टर्स पढ़े होते थे उसमें से टेस्ट खुद ही बनाते थे और ये सब चीजें करते थे ताकि आपको वो चीजें रिकॉल रहें। अभी एक चीज मैंने और भी देखी है कि जब आपके पढ़ाई के दरमियान में ब्रेक आ जाती है ना, फिर आप मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर नहीं होते, आपके दिमाग को भी स्ट्रेस आ रहा होता है। आप दोबारा से जब किताबें पकड़ते हैं ना तो आपको लगता है कि सर पे कुछ भारी हो रहा है, आपका जहन भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो बच्चों के साथ ये भी अभी बड़ा प्रॉब्लम होगी। 1-1.5 हफ्ता वो सुस्ती का शिकार भी होंगे, उनका पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा, सुबह उठना मुश्किल लगेगा। तो ये सारी चीजें मैनेज करना पेरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। बल्कि इसमें जहांगीर साहब ने बात की कि सिस्टम ब्रेक आता है बीच में ना, ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है पढ़ाई का, वो ऐसा है कि आपके बैग के अंदर मैं इस बात को बड़े यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो नर्सरी या 1 क्लास का बच्चा है उसका बैग 6 to 7 kg से ज्यादा होता है। वो इतनी हैवी बुक्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर अगर एक्टिविटी बुक्स भी हैं तो वो भी हैवी हैं बहुत ज्यादा। तो ये सिस्टम ब्रेक बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप 7 साल 8 साल की उम्र में ही आपने 7-8 किलो अपने कमर पे पीछे उठा के आप एक बोझ घूम रहे हैं, तो ये ब्रेक बड़ी उनके लिए जरूरी होती है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज है कि आपको बेशक आप छुट्टियों से जितना मर्जी उनको ब्रेक दें, लेकिन बीच में एक टाइम जरूर रखें कि बच्चे उसमें अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। और उसके साथ साथ एक और चीज है, जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन हमें खुद पढ़ाते थे, वालदा लेके बैठती थी, वालिद साहब लेके बैठते थे, और उनको पता होता था कि हमारा बच्चा या बच्ची कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। अब के वालिदैन मोस्टली, कुछ हैं ऐसे जो भी लेके बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को अकेडमीज के हवाले कर दिया है। ट्यूशन वाली जो आंटियां बाजियां हमारी उनके पास भेज दिया है। उनको पता है कि जी आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो उनसे रिपोर्ट लेते हैं। हालांकि अगर बच्चे को खुद लेके बैठेंगे तो ये जो गैप 1 हफ्ते का या वो वाला आता है ना, वो नहीं आएगा। वो माँ बाप को खुद पता होगा हमारा बच्चा किस स्टेज पे है, कितने पानी में है, हम इसको कब रेडी कर सकते हैं, और ये प्रॉपर स्कूल के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकता है हर तरह की। तो ये जरूरी है कि वालिदैन खुद उनको अटेंशन दें, उनके ऊपर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अब
सिर्फ पैसा स्पेंड करने से या बाजी को वो जो है ट्यूशन वाली बाजी को ट्यूशन वाली बाजी को पैसा आपकी देने से नहीं, जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ हो सकती है। आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ा जरूरी है बच्चे के ऊपर। आपका हम लोग जैसे आप अभी ब्रेक में बात करी थी कि जैसे ही वाले साहब आते थे तो पता चल जाता था कि कोई शरारत नहीं करनी। तो इसके अंदर ये है कि हमारे वालिदैन का तब कम्युनिकेशन, आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन बैरियर था बच्चों में और वालिद में। माँ पहले समझाती थी वालिद आ रहा है खामोश हो जाना, शोर ना मचाना, या वट एवर जो भी वो रोका करती थी। अब ये एक अच्छी बात जो मैंने फील किया है कि अब वालिदैन में, वालिद में और बच्चों में ना वो बैरियर किसी हद तक कम हुआ है। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। शायद बच्चा तब अपने बाप के डर से कई गलत बातों से रुक जाता था, लेकिन अब नहीं रुकते। लेकिन एक कम्युनिकेशन आपके अपने बाप के साथ बन जाना, एक दोस्ती हो जाना, वो भी बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड थिंग कि आप उसकी वजह से मजीद बच्चे को कंफर्टेबल करके और ज्यादा उसकी जितनी स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है कि हम बच्चों को इतना दोस्ताना माहौल दे देते हैं कि बच्चा जब मोबाइल मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो तो वो जिद करेगा, रोएगा, पीटेगा, ये सारी चीजें करेगा और फिर आपको उसकी जिद को पूरा करना पड़ता है। हर चीज बैलेंस के साथ अच्छी लगती है, पढ़ाई हो या फिर खेल कूद हो, हर लिहाज से अगर आप तवाज़ुन नहीं रखेंगे तो बच्चों के लिए ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बच्चों की तालीम के हवाले से देखें तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत सारा चैलेंजेस आते हैं। तो क्या जहांगीर स्कूल्स वालों के लिए, टीचर्स के लिए भी बच्चों को दोबारा से बैक टू रूटीन लाना मुश्किल होगा? क्योंकि एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम से पहले उनकी क्या कारकर्दगी रही है, होमवर्क जब उनके पास सबमिट होगा फिर उसको देखना, एनालिसिस करना, तो क्या उनके लिए भी मुश्किल होगा? अच्छा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है छुट्टियों के बाद बच्चों को रूटीन पर लेकर आना, क्योंकि जब वो एक पटड़ी से उतर जाता है ना बच्चा, तो उसका माइंड जो है उसको वापस लाने में, उसको फोकस करवाने में वो टाइम लग जाता है। तो वही बात, एक तो पहले उनकी अटेंडेंस मेंटेन करना, ये टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये रूटीन है हर साल छुट्टियों के बाद कि जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टीचर बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें जी, स्कूल खुल गए हैं। तो अब अंदाज़ा करेंगे पेरेंट्स की सिंसेरिटी का और बच्चों का कि वो छुट्टियों के बाद भी, अब 2.5 माह छुट्टियों के बाद भी स्कूल जाने को दिल नहीं करता बच्चों का। और अक्सर पेरेंट्स भी कहते कोई नहीं 3-4 दिन और कर ले, ठीक है। तो ये समझ नहीं आती हमारे यहाँ, मुझे खासकर नहीं समझ आती इस मामले की कि आप तकरीबन आपने 2 माह से ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली, 2.5 माह छुट्टियाँ कर ली, अभी भी आपका दिल नहीं भरा छुट्टियों से। तो अक्सर जो टीचर्स हैं उनमें भी जैसे अफवाहें जो आ रही हैं ना, मुझे ये लगता है कि कुछ टीचर कम्युनिटी और कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चे खुद इस तरह की फेसबुक पे अफवाहें छोड़ देते हैं छुट्टियां बढ़ रही, छुट्टियां बढ़ रही। क्योंकि हमारी जो इस वक्त स्टूडेंट लाइफ है ना, मैट्रिक और एलिमेंट्री, वो भी सारी इस पे मौजूद है सोशल मीडिया पे। तो उनकी तरफ से भी इस तरह की अफवाहें छोड़ी जाती हैं, जनाब की छुट्टियां बढ़ रही हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हो गया। अब गर्मी को जवाब बना के छुट्टियाँ एक्सटेंड होंगी, लेकिन ऐसा कोई माहौल है नहीं कि मज़ीद छुट्टियाँ बढ़ाई जाएँ। तो अब मेरा ख्याल है कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों को भी इससे गुरेज करना चाहिए और माइंडसेट बना लेना चाहिए अभी से कि हमने स्कूल जाना है, उसकी तैयारी करें। अब देखें, इस वक्त सिर्फ स्कूल्स को छुट्टियां हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। बिल्कुल, कॉलेजेस में सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कॉलेजेस में BS की क्लासेस चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं। सिर्फ ये स्कूलिंग जो है ना वो बिल्कुल क्लोज है। वो जैसे ही 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को स्कूल खुलना है तो दोबारा से वहाँ भी एक्टिविटीज़ शुरू हो जानी है, एडमिशन शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, उसके बाद बच्चों की क्लासेस। तो टीचर्स जो हैं उनके लिए मैं कहता हूँ ये बहुत चैलेंजिंग होता है। साथ ही एडमिशन कैंपेन चल रही होती है, साथ ही बच्चों को पढ़ाना होता है। और गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा और डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि हमारे पास टीचर की शॉर्टेज बहुत है। टीचर्स नहीं है। अब सिर्फ फैसलाबाद में 6000 से ज़ायद सीटें खाली हैं। अब क्या होगा, हर स्कूल में एक एडमिशन डेस्क लगेगा, वहाँ पर 4-5 टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। और जिस स्कूल में पहले ही 10-12 टीचर्स की शॉर्टेज है, वहाँ पर 4-5 टीचर और एडमिशन पे लग जाएंगे, तो बच्चों की क्लासेस डिस्टर्ब होंगी। और ऐसे में भी पेरेंट्स का एक माइंडसेट बनता है, जी अभी तो पहला 1 हफ्ता पढ़ाई होनी नहीं है, इनका टीचर तो फलान ड्यूटी पे लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा प्लान करे। एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती फौरी होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा टाइम गवर्नमेंट ने ज़ाया कर दिया छुट्टियों का। छुट्टियों में रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। हाँ। अब देखें, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ओपन कर दिया 12 अगस्त से 31 अगस्त तक एप्लीकेशन टीचर दे सकते हैं ट्रांसफर की।
अब देखिए, जिस स्कूल से को 5-10 टीचर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देंगे, जब तक उनका 31 अगस्त तक ट्रांसफर क्लियर नहीं होना कि मेरा ट्रांसफर होगा नहीं होगा, उस स्कूल में उसका फोकस ही नहीं रहेगा कि मैं तो जी 1 हफ्ते में जा रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ से बाहर है कि अच्छा, अढ़ाई वैसे माह हमेशा सो उनको के गुजार दिए। बैकअप रखना चाहिए। हमारे यंग जनरेशन बहुत सारे हाँ। लोग हैं जो अप्लाई करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वैकेंसीज ओपन नहीं अढ़ाई है। माह सो के गुजार दिए, कोई काम नहीं किया। हालांकि छुट्टियों में ऐसे काम किए जाते हैं, ट्रांसफर छुट्टियों में निपटाया हाँ। जाता है, रिक्रूटमेंट छुट्टियों में की जाती है, ताकि सारा अमला जो बच्चों की ऑलरेडी तरह। मौजूद है वो इसमें लग जाए। अब रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें कम से कम 1000 टीचर की उस पे फॉर्म इकट्ठे करने पे, रिक्रूटने पे ड्यूटियां लग जाएंगी। अब पहले ही शॉर्टेज है तो आप क्यों नहीं उस ड्यूरेशन में बच्चों अच्छा, ये वैसे हम बारहा पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे कोई मेडिकल कैंप्स आता है, इलेक्शंस की ड्यूटीज आती हैं या कोई और मामलात होते हैं, तो टीचर्स को उनसे बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा उस टाइम के लिए कोई भर्तियां कर लें, कोई उस टाइम पे हायरिंग छुट्टियों कर में लें, प्लान कर लें, हाँ, टीचर छुट्टियों से में जो भी प्लान लेना कर दें कि क्या हमने काम वो करना छुट्टियों में है। ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसके साथ एक और चीज भी है मरियम, हमने देखा है कि पिछला तालीमी पूरा साल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, और जैसे 2024 का आगाज भी हुआ, जनवरी में जिस तरह से मौसम की सूरत हाल रही, उसमें भी हम बारहा यही जिक्र करते रहे कि ठीक है, मौसम की तब्दीलियां आती हैं, सब चीजें हैं, लेकिन स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। स्कूल्स पे पाबंदी भी आयद की गई, भारी जुर्माने भी लगाए गए, लेकिन अकेडमीज ओपन थी। इसी तरह अब भी मुझे लगता है कि पिछला पूरा साल भी बच्चों का इसी तरह से गुजर गया, अब ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से प्लानिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्कूल्स की टाइमिंग को थोड़ा अर्ली कर लें, उसका क्लोजिंग टाइम अर्ली कर लें, ताकि बच्चे वो शदीद गर्मी, हब्स और उस चीज से बच सकें, लेकिन स्कूल क्लोज ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिलसिला तब से शुरू है जब से कोरोना आया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि स्कूल्स बिल्कुल बंद हो गए, ऑनलाइन स्टडी का इन्होंने शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन भी सिर्फ वो लोग कर रहे थे जिनके पास उसकी सहूलत थी। और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ना, जीनत आप भी बड़े कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता बच्चा। हाँ। जो छोटा है वो आप उस कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेगा जिसके साथ पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग तो हमारी अपनी इर्द गिर्द की कम्युनिटी में होते हैं जो कहते थे कि हमने म्यूट पे लगाया हुआ, कोई बात नहीं, टीचर बोल रहा है। तो ये चीजें हमारे यहाँ का वो चीज सिस्टम है थी ना, जो आपकी एजुकेशन का वो टाइम जो था वो खराब हो रहा था। और उसके बाद जो आपकी बच्चे की बेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा वो स्ट्रांग होती है वैसे वैसे वो आगे जाके भी अपने आप को बेहतर करवाता है। और जैसे आपने बात की कि लास्ट ईयर से भी यही सूरत हाल नजर आ रही थी, सर्दी का मौसम था, स्मोक थी, फोग थी, उसकी वजह से भी स्कूल्स बंद रहे। उसके बाद अब ये 2 महीने का फिर से गैप आया। स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अर्ली मॉर्निंग में करें। जहां पे हम 8 बजे स्कूल लगा रहे हैं, 8:30 लगा रहे हैं, हम 7 o'clock लगा लें। लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे, बच्चे साथ उठेंगे और साथ साथ उनकी भी एक रूटीन बनेगी, भी हो जाएगी, उनकी भी एक प्रैक्टिस होगी। आप क्योंकि गर्मी सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि 12 बजे जब बिल्कुल सूरज सर पे आ जाता है, और अगर आपका आपका ज्यादा हो स्कूल जाती है। 7 बजे शुरू हो रहा है और 12 बजे तक आप बच्चों को फ्री कर रहे हैं, तो इजीली वो 2 घंटे घर जाके रेस्ट भी कर सकते हैं, फिर उठ के होमवर्क भी कर सकते हैं, मजीद शाम में उनको खेल कूद का भी टाइम मिल जाएगा। तो चीजों को मैनेज करना है, स्कूल्स को बंद करना कोई हल नहीं है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बच्चों की स्कूल्स की छुट्टियां तो खत्म होने को हैं, लेकिन पढ़ाई की क्या सूरत हाल है और किस तरह से बच्चों के लिए बैक टू रूटीन जाना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ने में हमारे ब्रेक आ जाती है, पढ़ाई क्या किसी भी काम में अगर ब्रेक आ जाती है तो दोबारा से उसको रूटीन में लेकर आना थोड़ा सा खासा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं, और बच्चे के लिए मरियम कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको जाते ही जब एग्जाम्स देने पड़ेंगे तो एग्जाम्स का रिजल्ट बताएगा कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे 10th तक के तो बच्चे अभी तक वो हैं जो छुट्टियों पे हैं, मौज मस्ती उन्होंने अपनी कर रही है और मजीद अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनकी बेस बन जाए। आप उनको थोड़ा दिन में बेशक 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देते रहें। लेकिन जो बच्चे आप कह लें कि 5th क्लास के बाद से हैं, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर अपनी जो एजुकेशन है या छुट्टियां जो 2 माह होते हैं, इससे भरपूर फायदा उठाएं। आपको जितना आपने पढ़ लिया हुआ है उसको दोबारा रिवाइज करें, ताकि आपके जो पेपर्स हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपकी वही वाली बात है जो हमने स्टार्टिंग में प्रोग्राम की शुरू की थी कि जब 1 दिन रह जाता है, 2 दिन रह जाता है, तो हम पूरी रात बैठ के ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमने पता नहीं सुबह वाकई जब किला फतह करना होता है, लेकिन कोई किला फतह नहीं होता। जितना आप पढ़ते जाते हैं वो
आपके जहन में नहीं बैठता। अगर आपने एक चीज पहले पढ़ी हुई है, थका रहे होते हो सिंपली, वही अपनी अपने आप बॉडी को को थका भी, लेते हैं और अपने उसके बाद अपने फिर कहते हैं- जहन को भी, ना नींद पूरी हो रही होती है, ना आप रेस्ट मोड में बस पढ़ ही जा उसके रहे बाद हो। फिर कहते हैं मैंने तो इतना पढ़ा था, कुछ हुआ ही नहीं। वो भैया आपने एक दिन में नहीं पढ़ना था, वो आपको जो 2 महीने दिए गए थे आपने उसके अंदर पढ़ना था। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें स्टार्टिंग में कहा जाता था कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत मैटर करते हैं, तब वो चीज समझ नहीं आती थी। लेकिन वाकई ही ऐसा होता है कि अगर आपने किसी अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी लाइफ होती है एजुकेशन वाली और ये स्कूलिंग वाली कि आपको वो चीज महसूस नहीं हो रही होती, मार्क्स की वैल्यू का नहीं पता होता। जैसे अभी जहांगीर साहब बात करते हैं कि सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ वाकई गौर कर रहे होते हैं, बाकी डर से, खौफ से, या बस कह रहे हैं कि वो आप स्टिक रखी होती है पीछे, वो कह रहे हैं हाँ कर लेते हैं। तो वो वाला हिसाब है कि अपने आप पे हमें खुद कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे वालिदैन को बच्चों को लेके बैठने की जरूरत है कि भाई आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। हमने एक ही अपना वो सोच बना ली हुई कि जो साइंस पढ़ेगा, जो कंप्यूटर पढ़ेगा, वो ही बच्चा काम। अच्छा, पहले तो इस चीज से बाहर आने की बड़ी जरूरत है कि एजुकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर वो साइंस है, जनरल साइंस है, आर्ट्स ग्रुप है, वॉट एवर कुछ भी, आपका बच्चा किसमें अच्छा एक्सेल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी जहांगीर, जैसे कि हम समर कैंप्स के हवाले से बात करते हैं कि मैट्रिक के बच्चों के लिए समर कैंप्स का इनिकाद किया जाता है ताकि वो उनके लिए ईजी हो कॉलेज को रन करना। क्या ये जरूरी नहीं कि हम बच्चों को जहाँ पे अकेडमीज में ट्यूशंस भेजते हैं, हर क्लास के लिए हर स्कूल या हर इंस्टीट्यूशन समर कैंप रखे, चाहे वो हफ्ते में 2-4 दिन ही जाना पड़े, पूरा वीक नहीं आप जा रहे हो, 2 दिन है, ताकि बच्चों की स्कूल जाने की प्रैक्टिस बनी रहे। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इस साल डिले किया समर कैंप की इजाजत देने को, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल समर कैंप नहीं लगा सके। अगर तो छुट्टियों के साथ ही एक स्केड्यूल दे दिया जाए कि समर कैंप लगाया जाएगा तो बच्चे खुद ही एक माइंडसेट बना लें। लेकिन इन्होंने पूरा तकरीबन 15 छुट्टियां गुजरने के बाद अनाउंस किया कि आप समर कैंप लगा सकते हैं, तो तब तक जिसने नानी घर जाना था वो जा चुका, जिसने कहीं सैर सपाटे पे जाना था जा चुका। तो अक्सर स्कूल सिर्फ इस वजह से कि बच्चे वापस नहीं आए तो समर कैंप नहीं लगा सके। अदरवाइज समर कैंप का मकसद अक्सर स्कूल्स में, बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर में, ये होता है कि बच्चों को पढ़ाई से हट के एक्टिविटीज करवाई जाए। उसमें उनको डिबेट की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें इवन उनको सिंगिंग के हवाले से भी इवन कोई मुख्तलिफ शोज रख दिए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए पपेट शो और इस तरह के, तो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं समर कैंप में ताकि बच्चे थोड़ा सा एंटरटेन भी हों। अब देखिए, जो आप मैसेज किसी एक्टिविटी के जरिए दे सकते हैं ना, वो किताबों के जरिए नहीं दे सकते। तो बहुत सारे जो मैसेज ओरिएंटेड आप उनको कोई ड्रामा दिखा सकते हैं, कोई मूवी दिखा सकते हैं, और इसी तरह से और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट भी करें, एंजॉय भी करें और कुछ ना कुछ लर्निंग भी हो रही हो। जैसे कुछ है जो समर कैंप में साथ उनको एक्सरसाइज और साथ कराटे और इस तरह की जिम्नास्टिक और कुछ एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में एंगेज कर देते हैं। अब देखिए, वो टाइम होता है जब बच्चा रूटीन में, क्योंकि हमारे बच्चे को अगर हम कहें ना कि स्पोर्ट्स करवाएंगे तो अक्सर पेरेंट्स ही रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं जी, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। तो चूंकि ये बिल्कुल उसके पास स्पेयर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो मैं समझता हूँ कि छुट्टियों में आपको उसके सिलेबस से हट के चीजें सिखानी चाहिए, जो हम कहते हैं ना सॉफ्ट स्किल्स, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स दें, उसको इंग्लिश के हवाले से बनाएं प्रोफिशिएंट, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर मार्केट है ना, वो इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कुछ भी करना है, पूरी ग्लोब से आपने इंटरेक्ट करना है, तो इंग्लिश के बगैर, अब इवन चाइनीज लैंग्वेज करनी हो ना तो नीचे लिखा होता है कि यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो फिर आप चाइनीज सीखेंगे, क्योंकि उसने अगर आपको चाइनीज सिखानी है तो उर्दू में नहीं सिखानी, चाइनीज और इंग्लिश का कम्युनिकेशन आपको बताना है कि क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप ट्रांसलेटर भी बनेंगे तो इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज आती होंगी, तो फिर आपको तो इंग्लिश मैं समझता हूँ कि बेसिक नीड है हमारे फ्यूचर की भी और करंट सिनेरियो की भी। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रो करना है तो बच्चों को मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन और इंग्लिश पे थोड़ा सा अबूर दे दें, तो वो कोई भी डिग्री होगी उसको आगे लेके चल पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए आसान होगा कि चीजों को कैसे एक्सेल करना है। और वैसे ही आजकल जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, आईटी का दौर है, ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हो रही हैं, और अगर आपको भी एक्सेल करना है अपने करियर को भी लेकर, तो भी ये आपके लिए अब जरूरी हो गया है, कंपलसरी है कि आप इस पर वर्क करें। टाइम के साथ साथ चीजें मजीद बेहतर होती चली जाती हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तालीम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं और दोबारा से बैक टू स्कूल का सिलसिला जारी है। उसी तालीमी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अलावा हमारे यहाँ एक बड़े ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो कि आपको बड़ा एक मौसर माहौल देता है। आपको कोई उम्र की कैद नहीं है, आपको जगह की कैद नहीं है। आप कहीं से बैठ कर भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, किसी भी खित्ते में हैं, किसी भी सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं, या फिर आपकी जिंदगी कितनी ही मसरूफ तरीन है, आप स्टूडेंट लाइफ हैं और आपको किसी वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ गया है, फिजिकली आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप हाउसवाइफ हैं, या फिर आपको लगा है कि अब मैं बच्चों की जिम्मेदारियों से फारग हो गई हूं या हो गया हूं, तो अभी मुझे अपनी तालीम को जारी रखना चाहिए और दोबारा से उसको शुरू करना चाहिए अपनी तालीमी सफर को, तो आप आसानी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पे उम्र की कैद भी नहीं है, वक्त की कैद भी नहीं है और तालीम और डिग्रीज की कोई भी कैद नहीं है। आपको बहुत नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाती है डिग्रीज की, जिसके जरिए आप अपनी पसंद का कोई भी कोर्स उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इस सिलसिले में पूरे का पूरा स्टाफ आपके साथ बहुत ज्यादा तावन करता है। मजीद किस तरह की नई नई चीजें इसमें ऐड की गई हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो सके, आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। और एक बड़ी मजेदार सी चीज है जो इसके जरिए मैंने देखा है कि आप इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए अगर कोई भी डिग्री शुरू करते हैं तो आपकी बेटी और माँ दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, बेटा और बाप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो घर में पेरेंट्स बच्चे एक साथ जब पढ़ाई भी करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के तमाम मामूलात चला रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। मजीद हम देखेंगे कि अभी क्योंकि दोबारा से दाखिलों का सिलसिला भी शुरू हुआ है, खज़ां का जो सेमेस्टर है उसका आगाज होने जा रहा है। खज़ां 2024 इसके सेमेस्टर का आगाज है और दाखिलों की भरमार हो रही है और हर किसी की कोशिश होती है कि बर वक्त दाखिला पहुंच जाए ताकि जो है तालीमी सिलसिला कहीं रुक ना पाए। तो किस तरह की आजकल एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या तालीमी मौके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मिल रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए कैरियर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे रीजनल डायरेक्टर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर बशीर अहमद समीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी कर, हमेशा की तरह और ढेरों ढेर इन्फॉर्मेशन के साथ आप दोबारा से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। सर, जैसे कि ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई उम्र की किसी भी चीज़ की कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है। तो दोबारा से क्योंकि सिलसिला एडमिशन्स का शुरू हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि मैट्रिक के लिए एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि मैट्रिक के लिए पहले जो 8th का आपको पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था 8th क्लास का, एंड देन आपको एडमिशन मिलता था, वो भी यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया ताकि बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो। तो इस खत्म करने के बाद इस तब्दीली की वजह से एडमिशन्स की तादाद में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है? जी, बड़ा वाज़ेह फर्क पड़ा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं था और वो 5वीं में ही उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना कोई काम शुरू कर लिया। ज़ाहिर है घर के हालात की वजह से हो या किसी भी वजह से हो वो अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके, तो 8वीं का सर्टिफिकेट वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? तो हमने फिर ये किया कि हमने मिडिल का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो कंडीशन थी कि जी वो पास का लाएं, वो हमने वेव ऑफ कर दी। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे का फॉर्म बी जो होता है पेरेंट्स की तरफ से, वो उसके पास हो, अगर वो 18 तक नहीं पहुंचा है, अगर वो 18 एंड अबव है तो ज़ाहिर है उसका आईडी कार्ड होगा, तो फिर उसके आईडी कार्ड पे सिंपली उसका एडमिशन हो जाता है। हमारे यहाँ मैट्रिक में दाखिले की जो कम अज कम उम्र है वो 13 साल है। 13 साल से छोटा बच्चा हम नहीं लेते। 13 साल अगर एज हो गई है, एक दिन भी हो गया है, 13 साल पूरे हो गए ऊपर, तो वो बच्चा हमारे साथ दाखिल हो सकता है। सिर्फ फॉर्म बी ले आए, अपने वालिद साहब का कार्ड ले आए तो उसका दाखिला हो जाएगा। और अगर वो बालिग है तो अपना आईडी कार्ड ले आए तो उसके साथ हो जाएगा। उससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसने 5th तक पढ़ा है, 6th तक पढ़ा है या कुछ भी है, तो उनके लिए तालीमी रास्ता और भी ज्यादा आसान कर दिया आपने, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा हम, क्योंकि अब बहुत सारा मोस्टली सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि यहाँ पे आप क्लियर करें कि क्या मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो तालीमी निज़ाम पहले चलता आ रहा था कि घरों तक बुक्स जाती थी, फिर ट्यूटर्स को असाइनमेंट्स देनी आती थी, वही सिलसिला बतदरीज चलेगा या फिर इसमें भी हमें फर्दर कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? इसमें देखें जी, हमारा एक वो तो जो आपने जिक्र कर दिया कि हम बच्चों को बुक्स उनके घरों तक पहुंचा देते हैं। हमारे मैट्रिक और FA दोनों प्रोग्राम्स के अंदर किताबें बच्चों को फ्री उनके घर तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। और ट्यूटर हमारी कोशिश होती है कि उनके करीब तरीन इलाके से
बेहतरीन किस्म का उस्ताद जो है वो उनको मुहैया किया जाए, वो हम उनको वहीं से करते हैं। जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बच्चा जो है मैट्रिक और एफए की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक और एफए का बच्चा अपने हाथ से अपनी असाइनमेंट्स लिखेगा किताबें पढ़ने के बाद, और उसको फिर वो बाय पोस्ट दे आए, बाय हैंड दे आए, क्योंकि करीब ही होता है उस्ताद उसके, तो वो उसकी जो कन्वीनियंस हो उसके ऊपर वो उस तक पहुंचा दे अपनी असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का तो ये तरीकाकार है, या डाक के जरिए भेज सकता है। हाँ, अगर उसे जरूरत है कि कोई इंटरेक्शन चाहता है वो अपने उस्ताद के साथ, तो वो एक्सेस होती है, ठीक है, टेलीफोनिकली कर सकता है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, या वो खुद चला जाए, या अगर ऐसा नहीं है तो वो हमें बताए, हम उसकी मीटिंग जो है वो अरेंज कर देते हैं। फिर वो फेस टू फेस जो है वो अपनी क्यूरीज जो है वो ले सकता है। उसके लिए हमारे पास रीजनल सेंटर फैसलाबाद में क्लासरूम्स मौजूद हैं। तो अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि हमें उस्ताद से मिलना है, इवन अगर वो वीकली भी मिलना चाहते हैं, तो हम उसको अरेंज कर देंगे। मतलब एक बार दो बार जब भी जितनी उनको बार वो मर्जी चाहे वो और बच्चा उनको, जो हाँ वो सारी हफ्ते में एक से ज्यादा मरतबा नहीं देते टाइम, एक हफ्ते में एक दफा हम उसकी मीटिंग जो है वो अरेंज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरा हफ्ता आपने कुछ पढ़ा है, आपकी हाँ। क्यूरीज हैं, आप रखें एंड देन आप अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करके उसको हल करवा सकते हैं। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा। एक चीज और है, जैसे आजकल डिजिटलाइज दौर हो गया है और हर चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो ऑनलाइन हम बहुत सारे कोर्सेज भी देखते हैं। मैं देख भी रही थी पम्फलेट, उस पर भी बड़े मजेदार से ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये कोर्सेज में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जी सॉरी, हमारा जो ये फर्स्ट एड है ना, हमारे दो टाइप के कह लें फेज में एडमिशन्स होते हैं। पहले फेज में हम एडमिशन्स करते हैं मैट्रिक जी, एफए जी, मैट्रिक दरसे निज़ामी, एफए दरसे निज़ामी जी, और फिर एफए की स्ट्रीम में हमारे पास आई कॉम है। ओके, इसी तरह जो मदरसा जात के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास ओपन कोर्सेज होते हैं, मैट्रिक लेवल पे भी और एफए लेवल पे भी। बिल्कुल ठीक है। ये वो कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं जो वो मदरसे में नहीं पढ़ते, हाँ। और वो उनको वो जो हमारा इंटर बोर्ड है वो इक्वल सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक जब तक वो कोर्स नहीं कर लेते। तो वो एक सेमेस्टर बच्चे हमारे साथ लगा के वो कोर्स पढ़ लेते हैं, और वो कोर्स पढ़ने के बाद फिर वो हमारी जो मैट्रिक एफए की एक जनरल कॉमन स्ट्रीम चल रही है जो बोर्ड्स के जरिए पास होते हैं उनके बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तो वो है हमारा कि हम उनको जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं उस हवाले से। बाकी रही बात ऑनलाइन की, देखिए शुरू में जो था, जब तक हम डिजिटाइजेशन में नहीं आए थे उस वक्त हमारे बहुत सारे काम मैनुअली थे जी, कि हमारे एडमिशन से लेकर आखिर तक जब तक बच्चे को डिग्री ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल जाता सारी चीजें मैनुअल चलती हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी में कोई सिंगल काम भी नहीं है जो मैनुअल है, सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। ऑनलाइन दाखिला होगा, ऑनलाइन फीस जमा होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन ही उसकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होगी, ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, जैसे हमारे क्विज वगैरह हैं वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन ही उसको फिर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। हाउएवर हमारा जो एग्जाम है जी, जो कि सेमेस्टर एंड पे हम लेते हैं हर सेमेस्टर पे, वो हमारा फिजिकल होता है। वो हमारे हर बच्चे को मैट्रिक एफए लेवल पे, चूंकि आज हम उसी पे बात करें, तो मैट्रिक एफए लेवल के बच्चों को भी 6 माह बाद सेमेस्टर जब हम कंक्लूड करेंगे तो उसके बाद उनको एक फाइनल अपने तमाम कोर्सेज का एग्जाम देना होगा, जो 3 आवर का एग्जाम होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो फिजिकल होता है। अदरवाइज जो चीजें हैं वो ऑनलाइन है। क्लास भी हम ऑनलाइन ही मोस्टली लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी आसानी हो जाती है कि आप कहीं पे भी मौजूद हैं, आपको अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ रहा है तो आपके पास ऑनलाइन की सहूलत मौजूद है। अच्छा, बहुत बार ये शिकायत भी आती है कि ऑनलाइन के जरिए पोर्टल नहीं ओपन हो रहा या बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करवाने में मसला आ रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करते हैं? अब आप टाइम के साथ देख रहे हैं चीजें बेहतर हो गई हैं? मुझे याद है मैंने 2 साल पहले आपके साथ यहाँ एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमें ऑनलाइन क्यूरीज भी आ गई थी कि जी मेरी असाइनमेंट नहीं सबमिट हो रही। तो अब ऐसी क्यूरी नहीं आएगी। अब हमने बहुत बड़ा सिस्टम जो है बैकअप पे लगाया है, तो अब वो बच्चे बड़ी आसानी के साथ जिन्होंने ऑनलाइन सबमिट करनी है बड़ी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर लेते हैं। मैट्रिक एफए में तो ऑनलाइन सबमिशन है नहीं। हाँ जी, यहाँ तो मैट्रिक एफए में तो आपने भेजनी है, बाय पोस्ट देनी है या बाय हैंड देनी। जो हमारे बैचलर क्लासेस में है वहां पे भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, असाइनमेंट बहुत आसानी से जो है वो सबमिट हो जाती है। बाकी जो आप कन्वीनियंस की बात कर रहे थे ना कि बच्चा जो है वो कहीं भी हो किसी भी वक्त जो है वो हमारे साथ टच होता है, ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल हमारे साथ देखें मोस्टली वो लोग शामिल होते हैं जो ऑलरेडी जॉब मार्केट में हैं जी, वो जी, जो अपना ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
तो हमारी कोशिश होती है कि वो बच्चे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मजे की बात है उन बच्चों को तालीम हासिल करने का ज्यादा एहसास होता है। यस, क्योंकि वो मार्केट में होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमारी तालीम जो है ना वो जरा कम है, तो फिर वो इस एहसास के तहत ज्यादा अच्छी तरह पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चे हमारे साथ होते हैं, वो कह लें कि 4 या 5 बजे तक अपना काम करते हैं और उसके बाद वो हमारे साथ जो है वो कोर्स कर लेते हैं। वो किसी भी वक्त वीकेंड पे अपनी असाइनमेंट बना लें, शाम को बना लें, रात को बना लें, उनको फिजिकली यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती। वो अपना काम जारी रखें, काम के साथ साथ हमारे साथ तालीम भी हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा कह लें कि बल्क में हमारे साथ जो है स्टूडेंट्स जो एंगेज हैं। ये बहुत बड़ी आसानी है कि आप किसी भी टाइम पर आपको लग रहा है अच्छा अब आपको अपने जॉब में थोड़ा सा आपको सक्सेस चाहिए या थोड़ा आपको प्रमोशन चाहिए, डिग्री कम है, तो आप फटाफट से, क्योंकि मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपने काम के दौरान डिग्री इसीलिए दोबारा से शुरू की और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये सहूलत दी, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप काम के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इवनिंग क्लासेस तो होती नहीं, बाकी फिजिकल, तो ये बड़ी एक चीज है। देखिए अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो हमारा ना इधर मिलर टाउन के आखिर में जाके इंडस्ट्रियल एरिया के साथ हमारा कैंपस है जी, तो वहां से बहुत बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की, तलबा और तालिबात की हमारे साथ एंगेज है। एक बच्चा एक दिन मेरे पास है, उसने कहा सर मैंने ये वाला प्रोग्राम करना है और बड़ा ईगर भी था कि ये मैंने जरूर करना है सर, मुझे इसमें जरूर दाखिला दें। मैंने पूछा बच्चे क्या करते हो, तो उसने बताया। मैंने कहा इतना तुम्हारे अंदर तजस्सुस जो है वो क्यों है? हाँ। कहता सर असल में ना मेरे साथ वाला जो था ना, काम मुझे ज्यादा आता था लेकिन उसके पास डिग्री थी। हाँ, ठीक है, तो वो उस डिग्री की वजह से उसको प्रमोशन मिल गई। मैं जो है ना वो मुझे काम सारा आता है लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं, तो इसलिए मैं डिग्री अब करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें बच्चा वहां से आया है, इसको एहसास हुआ है और वो बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं। इसमें एक सेगमेंट रह ना जाए, हमारे पास बहुत सारी तादाद खवातीन की भी है जी, जो हमारे साथ जो है वो कोर्सेज करती हैं। उसकी वजह ये है कि उनको उनकी कन्वीनियंस के ऊपर उनके घर के करीब जो है वो तालीम मिल जाती है। ठीक है, खातून के लिए हमारे मुआशरे में ये थोड़ा सा इशू है कि उसे फिर छोड़ने के लिए या तो कोई उसका भाई चाहिए। अच्छा, खवातीन के हवाले से मेरे माइंड में 2-4 सवाल है, तो मैं समझ रही हूँ कि वो सिलसिला बतदरीज जारी रहे, वो टूटे ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से, लड़कों की तालीम के हवाले से, उनके कंफर्ट जोन में रहते हुए किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हुए, किस तरह से अपने रूटीन को मैनेज करते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ हिम्मत, हौसला और इरादा ये मजबूत होने चाहिए, फिर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हैं। आपके लिए आपकी तालीमी सिलसिले को रोक देना मेरे लिए मुझे लगता है कि कहीं ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पॉसिबल बना दिया है, ताकि आप किसी भी तरह के माहौल में हैं। बहुत घरों में ये भी होता है कि अर्ली बच्चियों की शादी हो गई है तो अब तालीम रोकनी, तो अब वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और तालीम के लिहाज से, खवातीन के लिहाज से बहुत सारे, मैं कह रही थी कि मेरे माइंड में क्वेश्चन है, ज़रूर मैं सर से वो करूँगी ताकि हमें पता चले कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ कितनी खवातीन कितनी बड़ी तादाद में मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं, वो तालीम भी हासिल कर रही हैं, स्किल्स भी सीख रही हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कर रही हैं। तो सर अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे पाकिस्तान में, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ आप क्या समझते हैं कि खवातीन की तादाद ज्यादा है या मर्द हजरात की ज्यादा है? थोड़ा रेशो में अगर आप मुझे बता सकें। जी जी बिल्कुल। देखिए ओवरऑल अगर जैसे हमारा भी 2023 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो सेक्स रेशो आया है पाकिस्तान का वो है 106 जी। इट मीन्स 106 मेल्स अगेंस्ट 100 फीमेल्स। तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ मर्दों की तादाद पाकिस्तान में ज्यादा है। और फैसलाबाद के तो मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने देखा है कि ये सेक्स रेशियो 109 तक भी चला गया है। अच्छा, तो वो तो एक तादाद जो ओवरऑल चूंकि मर्दों की ज्यादा है तो वो नेचुरली फिर यूनिवर्सिटीज में या तालीमी इदारों में वो एक तरह से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है कि मर्द ज्यादा होते हैं, खवातीन थोड़ी कम होती हैं। हमारे फैसलाबाद में जो है तकरीबन 40-60 का रेशो है मेल और फीमेल और मेल का, यानी हमारे पास 40% फीमेल हैं और 60% ऑलमोस्ट हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। ये तो हमारा तनासुब है जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारे साथ बाकी जगह पे इतना बड़ा तनासुब नहीं है, हमारे पास एक अच्छा तनासुब है फीमेल का।
तो वजह क्या है? वजह ये है कि हम खवातीन को उनके घर की दहलीज पे तालीम देते हैं। हमारा एक स्लोगन है कि एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो हम खवातीन को खास तौर पे इसलिए कहते हैं कि जी हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें। उसकी वजह यह है कि उनका जो लॉजिस्टिक के एक्सपेंस होते हैं, यानी मूवमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं, वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। वो उनको एक डिपेंडेंसी होती है अपने भाई पे या अपने फादर पे, वो टोटली ख़त्म हो जाती है कि जो उसे लेके जाएगा लेके आएगा। तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, इसलिए खातून जो है हमारे साथ एंगेज होती है। हाँ। फिर आपने जो बात की कि बच्चियों की शादी हो जाती है, ठीक है, जब बच्ची की शादी हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उसका जो शहर बदल जाता है। हाँ जी। तो जो बच्चा हमारे साथ दाखिल है उसके लिए कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, वो किधर भी चला जाए। जी, वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में शादी होने के बाद चला जाए, हम उसका सारे का सारा डेटा जो है वो उसका एड्रेस चेंज करके उसके नए शहर में ट्रांसफर कर देते हैं। उसका जो तालीमी सिलसिला है वो मुनक़ते नहीं होता और है। ये प्रोसेस भी इजीली हो जाता है बहुत अगर आसानी आपने से, ड्रेस चेंज एक करना। क्लिक से हो जाता है। ऑनलाइन है ये भी? ऑनलाइन हो जाता है। आपका एक CMS पोर्टल होता है हर बच्चे का हमारे। और ना सिर्फ शहर, अगर किसी को मुल्क से बाहर जाना पड़े, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जी हम जो है वो इंटरनेशनल बैरून भी हैं, आप मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। आपका सिर्फ एक स्टेटस चेंज होगा कि आप लोकल नहीं है, अब आप कह लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी बन गए। एक स्टेटस चेंज होगा ओवरसीज का, आपकी तालीम मुनक़ते नहीं होगी। आप वहां जाके अपना नए स्टेटस के साथ उसी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ज़िमन में बता दूं कि इस वक्त 35 कंट्रीज से हमारे पास इंटरनेशनल एडमिशन मौजूद है। जी हाँ, और उसमें मैं ये बात मानता हूं कि ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी ही हैं जो वहां पे हैं, लेकिन मजे की बात है कि उसमें अच्छा खासा रेशो जो है वो दूसरे नेशनल्स का भी है जो हमारे साथ तालीम, जो पाकिस्तानी नहीं है। ओके, तो वो भी तालीम के सिलसिले में हमारे साथ मुंसलिक है। जी हाँ, वो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ये जो लास्ट टाइम्स हायर रैंकिंग हुई है, हायर एजुकेशन टाइम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम्स हायर एजुकेशन को रैंक करती है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है। तो वी आर कह लें कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द रेफरेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, विद रेफरेंस टू दी हायर टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग वाली एक हमारी फॉर्म है, और ग्लोबली हम 7वें नंबर पर हैं। वाह, ठीक है। और अगर डिसेंट वर्क वाला एक ऑप्शन होता है उसमें, उसको लिया जाए तो उसमें भी हम नंबर 1 हैं। अमेजिंग। और इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है या फीमेल को एंगेज करने का या फीमेल को एनरिच करने का नई तालीम से, उसमें हमारा 3रा नंबर है। तो अच्छी खासी रैंकिंग होने की वजह से भी इंटर लोग हमारे साथ एंगेज होते हैं। एक तो ये वजह, और दूसरी ज़ाहिर है कन्वीनियंस से, बिल्कुल, कि उनको मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं आना पड़ता। मुझे याद है कि मैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी में था तो दूसरे मुल्कों से लोग वहां दाखिल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब उनको यहां नहीं आना पड़ता। अब वो वहीं बैठे बैठे ही हमारे साथ दाखिला ले लें और हम उनको उनके घर की दहलीज पर जो है वो तालीम पहुंचाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे ग्लोब में हम इंशाल्लाह एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। यस, और 7th स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में होना ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट भी है और एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन करना, और इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह हम इससे आगे जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा जरूरी है। और तालीम के साथ साथ तालीमी मौके तो आप फराहम कर ही रहे हैं। फाइनेंशियली आप खवातीन को, स्पेशली खवातीन को, एंड ओवरऑल अगर हम बात करें मर्द और खवातीन को, किस तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी देने में, वो भी देखें हमारे यहाँ मसला सिर्फ एजुकेशन ना हासिल करने का इकोनॉमी ही होता है जी। घर की इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होती, मईशत ठीक नहीं होती, इनकम कम होती है, इसलिए बच्चों को तालीम जो है वो मुनक़ते करना पड़ती है। तो हम मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे जरूर। हम जो हमारे जैसे गिलगित बल्तिस्तान है जी, फाटा के एरियाज हैं, हाँ जी, इसी तरह सिंध के रिमोट एरियाज हैं, यस, इसी तरह बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज हैं, इन तमाम इलाकों में मैट्रिक लेवल तक एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल टोटली फ्री देती है। यस, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हमारे जो प्रिजनर भाई हैं, हमारे शोहदा के बच्चे हैं,
हमारे पास ट्रांसजेंडर है खास तौर पे, और हमारे पास टोटल जो हमारा कह लें ब्लाइंड होता है, जो डिसेबिलिटी है, इनको भी हम टोटल जो है 100% फी वेवर देते हैं। बिल्कुल कोई 1 रुपया भी नहीं उनका लगेगा, जीरो, हर चीज उनको प्रोवाइड भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास अगर पार्शियली कोई डिसेबल है उसको हम दे देते हैं 50% तक जी। और मैट्रिक लेवल पे जो है हमारे पास अगर कोई बच्चा रिक्वेस्ट देता है कि वो फी पे नहीं कर सकता, पहले सेमेस्टर की तो फी उसको देनी पड़ती है, लेकिन अगले तीनों सेमेस्टर उसे हम 100% वेवर दे देते हैं। ओके। ये तो है कि हम उनको किस तरह से और पहले support सेमेस्टर करते की हैं। भी 50% देनी पड़ेगी नहीं, या पहले की पूरी अच्छा, देनी पहले की पूरी एंड देन फिर उनके लिए फेवर है। लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर है, हमारे शोधा के बच्चे हैं या जेल वाले भाई, इनसे पहले सेमेस्टर की भी फी हम नहीं लेते जी। ये सिर्फ उन रेगुलर से आगे आ जाएं और फिर जरूरत के तहत जो है वो हम उनको 100% वेवर दे देते हैं, क्योंकि मैट्रिक एफए पे आज हमारा प्रोग्राम। और इसके अलावा आप कुछ पूछ रहे थे? मैं यही बात कर रही थी कि आपसे मैं एक्चुअली मेरा ये है कि आपने बड़े वो ज़बरदस्त कैटेगरी सारी बताई हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आप देखने वालों को समझाएं। जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि आप प्रिजनर्स के लिए क्या पूरा सिस्टम रहता है, ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है हमें शख्स जिनके घर से कोई बंदा मतलब किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है और वो तालीम को जारी रखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है। क्योंकि हम बच्चों की, खवातीन की, मर्द की तालीम के हवाले से हमेशा बात करते हैं, लेकिन जेलों में बैठे हुए लोगों के, कैदियों के हवाले से थोड़ा सा लोग हेजिटेट फील करते हैं। उसका मैकेनिज्म मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम अपने ऑफिस से ही जेल को लेटर लिख देते हैं। ठीक है। फैसलाबाद में हमारे पास सेंट्रल जेल है, ब्रिस्टल, दोनों में हम लेटर लिख देते हैं कि जी हमारे एडमिशन शुरू हो गए, अगर आपके पास कुछ कैंडिडेट हैं तो वो हमें दे दें। तो बाज़ औक़ात हम ऐसे दाखिले हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि सुपरडेंट साहब खुद हमें भेज देते हैं कि सर ये हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो इनको दाखिल कर लें। पूरी लिस्ट आ जाती है हमारे पास हर प्रोग्राम के हवाले तो से। ये लिमिटेड सीट्स होती हैं या इसमें अनलिमिटेड है? ओके। इसमें एक और कैदी भाइयों के लिए खुशखबरी है, हमारे यहाँ आरबी का एक कोर्स है, अगर वो कर लें तो उनकी जो है तकरीबन 3 माह की सजा भी माफ हो जाती है। ओह वाह। जी हाँ, तो ये भी उनके लिए एक इंसेंटिव है कि जेल में जो बैठे हैं अगर किसी की 3 माह रहती है या 6 माह रहती है तो वो भाई जो है ये वाला कोर्स कर ले या कोई और कोर्स भी कर ले, तो उसमें फिर वो तो इतनी रिलीज उनको वेवर दे देते हैं। वो उनको जो है ना उनकी सजा में तखफीफ कर देते हैं। ये भी है उनके लिए, और फीस कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उनके लिए सहूलत ये है कि उनका इम्तिहान, उनकी किताबें, हर चीज उनको जेल में पहुंचाएंगे। हाँ। इम्तिहान लेने के लिए स्टाफ भी हमारा जेल ही वहां जाएगा और वहीं उनका एग्जाम लेगा। उनकी असाइनमेंट के हवाले से पुलिस वाले बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। वो उनकी असाइनमेंट्स जो है अगर वो डाक से भेजनी है वो डाक से भेज देते हैं। अगर उन्हें ऑनलाइन करनी है वो वहीं जेल के अंदर से ही ऑनलाइन कर देते हैं। तो वो उनके लिए बड़ी सहूलत है। मतलब कि बात तो हम मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिहाज से कर रहे हैं, मतलब इसमें हर तरह का कोर्स आ सकता है कि किसी भी तरह की डिग्री अगर आप करना चाहें तो आप वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, और उसमें आपको पुलिस डिपार्टमेंट भी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, जितने भी प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं ना ODL सिस्टम में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, वो उनमें से जो अहलियत होनी चाहिए, मतलब इसका किसी एक प्रोग्राम के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करता हो तो वो ले सकता है, और बिल्कुल टोटल फ्री है। और अगर आप मुझे इसकी फैसलाबाद के लिहाज से थोड़ी रेशियो बता सकें कि एनुअली कितने जेल से कितने हमारे भाई या बहनें हैं? देखिए हमारे पास तकरीबन 5 तक अभी तक मैक्सिमम तादाद गई है जेलों से जो आती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये 50 तक भी चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें भी ये होता है, देखें वो एक दफा मुझे प्रॉब्लम आ गया कि जी वो बच्चा जो है ना उसको हम दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर हमने कहा, जहां हमने सेंटर बनाया हुआ था 2 है ना हमारे यहाँ, तो फिर हमने उसका वहीं पे अरेंज कर दिया। मैंने कहा चले हम इसका यहीं पे। ये तो हमारे प्रिजनर्स के लिहाज से हो गया। ट्रांसजेंडर्स को किस तरह से हम तालीमी लिहाज से एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे माशरे का वो हिस्सा है जिसपे हमेशा से जिनको निगलेक्ट किया गया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ट्रांसजेंडर्स की तालीम के हवाले से भी हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें जहां पे मर्द खवातीन प्रिजनर्स हैं, तो वहां पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक कैटेगरी मौजूद है जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स को भी मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, तालीम की रोशनी उन तक पहुंचा सकते हैं, वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और अब तो हमारे पास बहुत सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और ऑल ओवर द पाकिस्तान भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो माशरे के इस हिस्से को, इस पहलू को, इस कम्युनिटी को कितना ज्यादा ऑन करने की और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और इसमें यूनिवर्सिटी सर अपना कितना किरदार अदा कर रही है? देखिए, हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसमें मैं समझता हूं कि इसकी पूरी कोशिश है कि कोई एक ट्रांसजेंडर भी जो है वो तालीम के बगैर ना रहे जी, क्योंकि हमने टोटल ट्रांसजेंडर को 100% फी वेवर दे दिया है और हर प्रोग्राम में दे दिया है। ये नहीं कि छोटे प्रोग्रामों में दे दें, बड़े में ना दें। हमने हर प्रोग्राम में अगर ट्रांसजेंडर की एलिजिबिलिटी बनती है, मैट्रिक से पीएचडी तक, जी जो वो चाहें अगर वो पढ़ सकते ट्रांसजेंडर है। हैं। अभी जो सेंसस हुई है उसमें फैसलाबाद में 975 ट्रांसजेंडर जो है वो रजिस्टर हुए हैं। वाह। रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, उसके CNIC पे लिखा हो एक्स कैटेगरी, तो हम फिर उसको एंटरटेन करते हैं। कोई वैसे ही आगे के मैं ट्रांसजेंडर हूं, आई एम सॉरी, उसको हम नहीं कर सकते। प्रूफ के साथ, Proof के एविडेंस साथ है, आए, हाँ तो जी। फिर वो एडमिशन फिर ले हम सकते करेंगे। हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। अगर मेरे पास ऑफिस में कोई आए तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हूं कि बच्चे आप तालीम हासिल करो हमारे साथ। बल्कि मैं जो इनका एक सिस्टम है, गुरु सिस्टम है, मैं एक दो गुरुस को भी जाके मिला हूं कि अपने बच्चों को हमारे साथ जो है ना वो आप शामिल करें, इनको हम तालीम देंगे। अगर आपको किसी इशारे पे, सड़क पे आप रुके हैं तो ट्रांसजेंडर अक्सर आ जाता है कि जी वो जो बैगर की फॉर्म में, तो मैं उसको मना करता हूं। मैं कहता हूं यार इसको छोड़ो, मेरे साथ दाखिला लो, यूनिवर्सिटी में आ जाओ, हम आपको तालीम याफ्ता करेंगे, आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल हो जाएगी, फिर आप इस चीज से बच जाओगे। तो कुछ लोग आ भी जाते हैं, हाँ। जी हाँ, बहुत थोड़े हैं लेकिन तादाद में। मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोग हमारे साथ आएं। सर, इस तादाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बात से हटके थोड़ी सी बात है, लेकिन जाहिर बात है कि जी, आपका जी। एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं। इस तादाद को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और तालीमी इदारे, नॉट जस्ट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, दीगर यूनिवर्सिटीज भी क्या अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो वो कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? सिर्फ एक्सेस की बात है कि आप उन तक पहुंच जाएं, ठीक है। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो अखुव्वत फाउंडेशन है या इसके अलावा भी जो इनके शेल्टर हाउसेज हैं, आप वहां राब्ता करें, ठीक है, वहां से आपको अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल। ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े शाई होते हैं, हाँ। और घबराए जैसे होते हैं, इनको सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है। इनको थोड़ा आप एक एनवायरमेंट दे दें। वजह वो है ना कि हमारे ही रवैयों ने उनको थोड़ा उनको किया हुआ है। hesitate बच्चे कर खुद दिया। बता देते हैं कि जी सर मैं क्लास में गया था तो मेरे साथ ये कर रहे हैं वो, तो मैं खुद क्लास में चला जाता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ सबको, बच्चे नहीं, ये भी आपकी बहन या भाई है, इनका आप रिस्पेक्ट करना सीखें। तो एक अच्छा जो है वो कह लें माउथ रेफरल फिर निकल जाता है कि जी हाँ रिस्पेक्टेबल है। उनको सिर्फ एक जो है प्रोटेक्शन की फीलिंग दे दें, हाँ। तो वो जरूर आएंगे आपके साथ, तालीम हासिल भी करेंगे और हमारे साथ शामिल भी हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। अपनी भी उनका एक रोजगार शुरू हो जाएगा, एक अच्छी जिंदगी शुरू हो जाएगी। बल्कि मेरे पास तो एक दो ट्रांसजेंडर की ऐसे मिसालें, वो अपनी फैमिली को चला रहे हैं। वाह। अच्छी खासी जो है KPK में अभी एक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट हुई जी, है जी, जी, ट्रांसजेंडर, जी। ठीक है। फिर इधर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं कल ही उसकी वीडियो देख रहा था, अच्छी खासी पोजीशन पे वो काम कर रही, तो वो एक मोटिवेशन है इनके लिए। तो जाहिर है मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत करें, मेहनत करके अपनी तालीम का जो लेवल है उसको बेहतर करें, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह अच्छा स्किल सेट अगर आपके पास है तो फिर आप मार्केट में भी आ जाएंगी। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए स्पेशल कोटा रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, आप अपनी बिल्कुल। स्किल बनाएं, आपका चांस ज्यादा है जॉब और हासिल आप अपनी करने का। तालीम के साथ साथ स्किल्स भी यहीं से सीख सकते जी हैं, हाँ। जैसे कि बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं जो कि Amazon के जरिए, जी डिफरेंट हाँ। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप काम करके ई-कॉमर्स के या फिर दूसरे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते जी हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे वो स्किल्स भी सिखा रहे हम हैं, सिखा रहे हैं। जिनसे आप उनको मजीद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना जी सकते हैं। बिल्कुल। देखें, ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है, ये ये हमारे सबके लिए प्रोग्राम, है, ये लेकिन सबके लिए स्पेशली है। मैं उनका ये बोल रही हूँ कि हाँ। उनके लिए एक रास्ता मजीद ओपन हो बिल्कुल जाए। है। आप बाजार ना ही निकले बाहर, बच्चियों के लिए खास तौर पे ये बेहतर है
कि आप घर में बैठकर अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे वो सिर्फ 6 माह का सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है, आप 6 माह का कर लें, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटरनेट पे काम करेंगे और उस काम से आपको जो अर्निंग आएगी उसके लिए अपना घर चलाएं। अच्छा, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज के हवाले से ये भी ऑनलाइन ऑफर आप कर रही हैं, इसको फिजिकली लेने के लिए? ना, ये ऑनलाइन है, हमारा ऑनलाइन ऑफर होता है। हाँ जी। और इसमें अगर किसी तरह की कोई मदद चाहिए है बाद में अपना काम करने के लिए, नहीं वो उस 6 मंथ्स के बाद अगर कोई अपना काम शुरू करना चाह रहा है और उसको किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, तो क्या उसके लिए भी? जी, उसके लिए हमारा हेल्प डेस्क है यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस में। बच्चा वहां पे आ जाए। मेरा अपना ऑफिस जो है, मेरा डोर कभी क्लोज नहीं होता, मैंने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। डायरेक्ट मेरे पास आ जाए, मैं उसको गाइड करूंगा। अगर मैं बिजी हूंगा तो मैं जाहिर है आगे अपने किसी फोकल पर्सन के पास उसे भेज दूंगा। हम टोटल गाइडेंस हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, ये वो हमने कैटेगरीज की बात कर ली जिनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। अभी आप मुझे 50% की भी बता रहे थे कि जितने अगर कोई हमारे पास डिसेबल है या फिर ब्लाइंड है उनके लिए 50% जी। ब्लाइंड अगर टोटल ब्लाइंड है वो तो 100% है। ठीक है। अगर 50% पार्शियली ब्लाइंड है या डिसेबल है उसके लिए 50% है। ठीक है। ये तो उसकी कैटेगरी है। जो हमारे पास इसके बाद मैट्रिक में तो जिसने हमें दरखास्त दे दी ना कि मैं नहीं फी पे कर सकता, पहले सेमेस्टर के बाद आ रहा है, उसको तो हम अगले 3 सेमेस्टर 100% फी वेवर दे देंगे। ठीक है। जो बाकी के प्रोग्राम है जो हमारे नेक्स्ट फेज में आएंगे, उसमें हमारे पास होता है कि जो नीड बेस है उसको हम 30% देते हैं। ओके। नीड बेस को 30% ऑफर देते हैं, बाकी सारी कैटेगरी एज इट इज चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि अभी जैसे दोबारा से सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोगों ने अप्लाई किया लेकिन कुछ को एडमिशन नहीं मिला और कुछ को एडमिशन मिल गया, कभी लिमिटेड सीट्स रखी हैं या फिर हमेशा से ये सिस्टम अनलिमिटेड सीट्स के साथ ही रहा है? हमारा सिस्टम अनलिमिटेड सीट्स का है। अगर किसी बच्चे को दाखिला नहीं मिलता तो उसकी वजह उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई इश्यू होता है। मतलब मैट्रिक की बात कर लें तो बच्चे के पास 13 साल का हुआ नहीं अभी, लेकिन उसने फॉर्म भेज दिया है। ठीक है। या उसके पास फॉर्म बी जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको एंटरटेन कर सकें। एक ये तो छोटे लेवल पे वजह होती है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे पॉसिबिलिटी होती है कि उसका अभी मैट्रिक पास नहीं हुआ तो उसने अप्लाई कर दिया या रिजल्ट वेटिंग है, अभी ट्रांसक्रिप्ट हाथ में आई नहीं है और उसने अप्लाई कर दिया। अदरवाइज हम सबको दाखिला दे देते हैं। कोई हम नहीं कहते कि हाँ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर लेवल पे, कुछ प्रोग्राम की 50% इंटरमीडिएट में है, कुछ की 45% है, तो वो एक है कि अगर उससे नीचे जाएगा तो फिर नहीं, सॉरी। अच्छा, अब ये तो वो सारी चीजें होंगी जो कि टाइम के साथ चलती आ रही हैं। मजीद इसमें हमें क्या देखने को तब्दीलियां मिलेंगी या इन फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के साथ साथ में आई एम श्योर कि आप प्लान करते होंगे, तो कहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे मजीद बेहतरी की गुंजाइश है? यूनिवर्सिटी के इस पॉइंट पे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो हम मजीद फ्लरिश करेंगे, मजीद चीजों को अच्छे से कर सकेंगे। कोई ऐसी साइड, कोई ऐसा पहलू आपको दिखाई देता है? देखिए, उसमें जो मेन पहलू है कि जो चूंकि हमारा स्टूडेंट जो है वो रिमोट होता है, हम ये क्लेम करते हैं कि हम एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो हम जब ये अनाउंस करते हैं या क्लेम करते हैं तो फिर हमें हर सहूलत बच्चे को, हर सहूलत तालीम के अलावा भी जो उसकी जरूरत है वो हमें उसके डोर स्टेप पे देनी है। ठीक है। वो हम हर लिहाज से उसको वहां तक पहुंचाएं, अपने स्टूडेंट की क्यूरीज के हवाले से उसको सेटिस्फाई करें, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। अगर हम ये कर पाते हैं कि बच्चा हमारा सेटिस्फाइड है तो हमारा जो हमें कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा माउथ रेफरल है। दूसरी बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, वो हमारा ऑलरेडी है। और तीसरी बात होती है कि आपका टीचिंग स्टाफ बेहतरीन हो। हम ऑलरेडी जो है, मेरे पास 10,000 ट्यूटर रजिस्टर्ड है, जिनमें से मैंने इस दफा 700 को एंगेज किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि 700 मैंने बेस्ट नहीं लिए होंगे? मेरी कोशिश होती है कि बेस्ट हो, पीएचडी हो, एमफिल हो, तो वो बेस्ट है। तीसरी बात है कि चूंकि दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया की तरजीहात तब्दील हो रही हैं, पिछले 5 साल में जो टॉप 5 जॉब्स थी वो खत्म हो गई हैं, उनकी जगह किसी और जॉब ने ले ली है। तो मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है? आप बच्चों को वो तालीम दें जो मार्केट रिक्वायर्ड है, ताकि जो ही वो फारिग हो तो वो फारिग, तालीम से फारिग हो तो वो फिर मुआशी तौर पे फारिग ना फिरे, उससे फौरन जो है वो कोई ना कोई जॉब मिल जानी चाहिए। आप उसको उन बुनियादों पे तैयार करें, बच्चे को नई नई
डिसिप्लिन लेकर आए। बस मैं बड़ा रिक्वेस्ट करके मैंने डेटा साइंस शुरू करवाया कि जी आप डेटा साइंस शुरू करें। ठीक है, फिर हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके फैसलाबाद में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू करवाया कि जी आप इसमें हमारे पास यहाँ पे दाखिला ले लें, बच्चों को वो स्किल सिखाएं जो कि उनको फ्यूचर में काम आए। बिल्कुल ठीक है। तो ये और ऑनलाइन तो पूरा सिस्टम है, लेकिन कुछ हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 कोर्सेज हैं जो कि फिजिकल भी दिए जा रहे हैं। वो क्या क्लासेस हैं, उनकी टाइमिंग के हवाले से भी हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। तालीमी लिहाज से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तालीमी लिहाज से और कितने मौके फराहम कर रही है। आपके लिए हर तरह की सहूलत मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी शहर में हैं, मुल्क में हैं इवन, तो भी आप कर सकते हैं और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इस्लामाबाद से तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रन हो रहे हैं फिजिकली, लेकिन फैसलाबाद से कितने कोर्सेज रन हो रहे हैं और उनका क्या पूरा सिस्टम है, उस हवाले से हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब वो बताइएगा कि फैसलाबाद से कितने कोर्सेज यहाँ पे फिजिकल क्लासेस दी जा रही हैं और उसमें अभी तक के लिए वो उसका क्या पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है। क्या वो आपको वीक के 7 डेज आना पड़ता है, 6 डेज आना पड़ता है, या वीकली मंथली, उसका क्या पूरा सेटअप है? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए हमने इस वक्त, बल्कि आपको याद होगा पिछले सेमेस्टर से ही हमने ये शुरू किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम रीजनल कैंपस फैसलाबाद में फिजिकल क्लासेस शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है फ्यूचर का, जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये जो आजकल बीएड एमएड वगैरह कर रहे हैं ना, ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन वाले बच्चे उनसे आगे निकल जाएंगे। क्यों कि इसका स्कोप है। जी जा, ये चूंकि इसमें आईटी इन्वॉल्व है। हाँ। इसमें आईटी स्किल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो बच्चे मतलब कह लें फ्यूचर के हिसाब से ज्यादा बेहतर होंगे आज से 4 साल के बाद। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में शुरू किया इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, ये हमने यहाँ ऑफर किया कि आप हमारे साथ करें। इसके अलावा हमने मैथमेटिक्स ऑफर किया। और इसके अलावा हमने स्टेटिस्टिक्स ऑफर किया कि ये 4 कोर्स हमने कहा जी हम यही क्लासेस पढ़ाएंगे, यहीं पे जिस तरह एक फुल यूनिवर्सिटी का कैंपस का माहौल होता है वही होगा, तो आप हमारे साथ दाखिला लें। क्योंकि डिमांड भी थी कुछ लोगों की, जी आप ये प्रोग्राम यहीं शुरू करवाएं, हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की, वीसी साहब मान भी गए, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको ये इजाज़त दे देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए ना एक मिनिमम एक ब्रेक थ्रेशोल्ड होता है, ब्रेक इवन होता है कि इतने दाखिले करेंगे तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे। हाँ। तो वो उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं हैं लास्ट सेमेस्टर में, और उम्मीद है इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास आईटी और बीएस कंप्यूटर साइंस में अच्छे खासे दाखिले हो चुके हैं इस सेमेस्टर में। एक तो ये एक प्रोग्राम मिस ना हो जाए जो फ्यूचर में हम ऑफर करेंगे फेस टू फेस यहाँ पे, वो है फिजिकल एजुकेशन का बीएस। वो भी हम यहाँ पे ऑफर करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे फेस टू फेस होगा। तो ये 5 प्रोग्राम हो जाएंगे जो हम फैसलाबाद में फेस टू फेस ऑफर करेंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के माहौल में, कि यहाँ से ही हम असातिज़ा हायर करेंगे और फिर यही तलबा और उसी मुनासिब फीस के साथ जैसे बाकी ख्याल रखा जाए। फी असल में बैचलर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन ये बाकी यूनिवर्सिटी से फिर भी कम होगी। जो बाकी यूनिवर्सिटियों में फी है उससे कम होगी। बाकी यूनिवर्सिटियों में अगर आप देखें तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए जो है उनकी माहाना बनती है, हमारी 5-6 होगी, इससे ज्यादा नहीं महीने की, जो बैचलर लेवल प्रोग्राम है। फी का मसला नहीं है। बाकी आपने कहा कि क्लासेस कैसे होंगी। देखें जब आप एक यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट शुरू करेंगे तो जाहिर है क्लासेस तो फेस टू फेस होंगी। जितने आपके होंगे कोर्सेज जो आपने रोजाना की बुनियाद पे पढ़ने हैं या आपने कह लें कि वीकली पढ़ने हैं, वो आपको उसी तरह अटेंड करने पड़ेंगे। हाँ, इसमें हम ये सहूलत जरूर दे सकते हैं कि जी जिन प्रोग्राम में या जिन कोर्स में या जिन कोर्सेज में आपकी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन इन्वॉल्व है, लैब इन्वॉल्व है, वो हम घर पे इजाजत नहीं दे सकते, वो आपने उसके लिए आना ही आना होगा। हाँ, जो दूसरा लेक्चर है
वो अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको घर से या कैंपस से, दोनों से दे सकते हैं। मतलब जो बात हम कर रहे थे ना, हाइब्रिड सिस्टम जो है वो हम चला लेंगे। दैट इज मतलब उसमें आपकी जितनी कन्वीनियंस रहती है, जितना आप कन्वीनियंट हो उस लिहाज से आप अपनी तालीम को जारी रखें। लेकिन कुछ मतलब का मकसद ये है कि कोई भी हालत है, कोई भी सिचुएशन है, तालीम का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। उसके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आप दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर तालीम के लिहाज से ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए फैसलाबाद में दीगर यूनिवर्सिटीज के निस्बत, तो कभी आपको कभी सोचा है कि अच्छा ये फर्क है, इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पहले नंबर पर रैंक कर रही है क्वालिटी एजुकेशन में, एंड दुनिया में जो है वो 7वें नंबर पर है, तो वो कंपैरिजन देखा है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज को ऐसा क्या करना चाहिए जो कि उनके मेयार को भी बेहतर बना दे? देखिए, इस पे हमारा जो एज है ना, एज हमारा है कन्वीनियंस, कि हम बच्चे की कन्वीनियंस के ऊपर उसको पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है इस वक्त कि वो जो है हाइब्रिड सिस्टम चला सके। ये हमारा एज है, और इसी वजह से एक साल में हमारी स्टूडेंट बॉडी की तादाद जो है 2 सेमेस्टर की मिला के 11 लाख बनती है। 5.5 लाख हमारी स्टूडेंट बॉडी एक सेमेस्टर की है। इस टाइम अगर फैसलाबाद से देखें, फैसलाबाद, गोजरा, टोबा, करीब करीब सब, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो फैसलाबाद रीजन ये फैसलाबाद के है ना, इसकी जो 4 तहसीलें मेन है, 5वीं जो हमारे सिटी की 2 है, तो हमारे फैसलाबाद में ना गोजरा आता है, ना टोबा आता है, ना झंग आता है, ना चिन्योट आता है, जो तहसील वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट की तादाद 15,575 है। ठीक ठाक हमारी तादाद है, और इसमें मर्द खवातीन हर उम्र से, मैंने आपको पहले बता दी है। बाकी देखिए, हम रिमोट एरियाज कवर करते हैं। कल मैं वो जड़ा वाला है, तो जड़ा वाला के आगे एक इलाका है बुचियाना, अच्छा, कल मैं वहां खुद गया हुआ था। हाँ जी, सिर्फ ये कि लोगों को रियलाइज करने के लिए कि देखिए हम हाजिर हैं, आपके डोर स्टेप पे हम आ गए हैं। अब आपका कोई बच्चा जो दरवाजा आपने खोलना है आपका बच्चा जो है ना, ये ना कहे कि जी मुझे तालीम का मौका नहीं मिला, हम आ गए हैं। तो जो मैंने भी पूरे घंटे में आपको बताया, फैसिलिटेट भी करेंगे फाइनेंशियली हर लिहाज से। मतलब कि इतनी बड़ी ऑफर और इतनी एफर्ट कौन करता है कि आपके घर तक चल के कोई बंदा चला जाए और आपको कहे कि भाई मैं तालीम का जेवर लेकर खड़ा हूं, अब दरवाजा खोलिए और इसे आप ले लीजिए और अपने आप को, अपनी जिंदगी को जो है मजीद बेहतर बनाइए, मजीद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और अभी तक जो इससे दूर है और सोच रहे हैं किसी भी तरह की कंफ्यूजन में, मुझे लगता है उनको भी इस सफर को जरूर शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।